हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। बस कुछ मिनट नहीं, कुछ मिनट नहीं, कुछ समय मुझे दीजिए, उसके बाद हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको मालूम है कि अभी हम जो इस क्लास में चला रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा जो है, जो सिलेबस बदला हुआ है, उस बदले हुए सिलेबस के लिए पेपर 3 और पेपर 3 का कौन सा पार्ट स्टार्ट किया है, यहाँ पर शुरू किया है पार्ट ए। ठीक है, तो इसमें पेपर 3 में आप देखोगे, मैं आपके सामने सिलेबस ही रख देता हूँ इस पेपर 3 के पार्ट ए के पहली यूनिट। अभी तक जो हम इसमें सिलेबस कवर कर चुके हैं वो देखो आप, कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, ये पूरा हो चुका है। विकसित भारत 2047 को लेकर के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सब इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान में कृषि का जो योगदान है ये कंप्लीट हो चुका है, उद्योग और सेवा का बचा हुआ है, तो आज इसे कंप्लीट करेंगे। और इसके आगे का एक टॉपिक और है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। 90% ऑलमोस्ट ये हो गया है, 10% सेक्शन जो है इसका वो बस छूटा हुआ है। ठीक है, एक कोई ना कोई कॉल आ जाता है, एनीवे अब आएगा भी तो रिसीव नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है 90% हो गया है और 10% है, वो भी मैं आपको 1 या 2 दिन में करा दूंगा। अब चलते हैं हम उद्योग और उद्योग का क्षेत्रीय योगदान। अब इसमें थोड़ा सा समझ लो का टॉपिक जो है, अब टॉपिक पे हम कितनी तैयारी करके रखें, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर कर लो। यहाँ पे जो प्रश्न बनेंगे, यहाँ पर एक जनरल सा जो क्वेश्चन बनता है कि जैसे सिंपल है कि जीडीपी जो रहता है ना, तो जीडीपी में कृषि का योगदान हमने देख लिया था, अब हमें उद्योगों का योगदान देखना। आजादी के समय या 1950 में कितना योगदान था, वर्तमान में कितना योगदान है जीडीपी। एक तरीके से टॉपिक हमें यही लगता है ऐसा होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो उद्योगों के योगदान को बढ़ावा देते हैं, क्या चुनौतियां हैं, और इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम रीजनल लेवल पर बात करें तो कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी इंडस्ट्री काम कर रही है। अगर इसको और डिटेल करें तो ऐसे तो भारत में कई प्रकार के उद्योग हैं, उद्योगों का क्लासिफिकेशन अलग अलग आ सकता है। भारी उद्योग हो गया, लघु एवं कुटीर उद्योग हो गए, वो इस टॉपिक में यहाँ दिखाई नहीं देता है कि हमें करना चाहिए। नीचे देखेंगे जब यहाँ विनिर्माण, अधोसंरचना, ये सब पढ़ेंगे तब यहाँ हम भारत इसमें बात करेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसमें बात करेंगे। यहाँ तो सिंपल सा जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इस टॉपिक को हमें समझना है कि इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक, तो भारत में औद्योगिक क्षेत्र का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करते हैं। तो एक प्रकार से इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन बना लेंगे कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम और आप सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र में जो इकोनॉमी है उसके 3 सेगमेंट होते हैं। एक होता है गरीब देश, दूसरा होता है डेवलपिंग, विकासशील, और तीसरा होता है विकसित। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है विकसित स्टेज को प्राप्त करना। कोई भी देश जो विकसित है, तो विकसित है यानी कि उसके यहाँ पर कौन सा सेक्टर अच्छे से काम कर रहा होगा, उसके यहाँ सेक्टर काम कर रही होगी इंडस्ट्री। अकेले एग्रीकल्चर के बलबूते पर तो वह विकसित नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो यहाँ यही बात आती है कि उद्योगों का अर्थव्यवस्था में गति देने में महत्वपूर्ण योगदान है। फिर से स्टार्ट कर देते हैं कि ये क्या था। ये इंट्रो है कि जो उद्योगों का योगदान महत्वपूर्ण होता है हमें अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए। और अलग अलग राज्य, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो विभिन्न राज्यों में उद्योगों का विकास और उनका योगदान देश के समग्र विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, ये एक प्रकार से शुरुआत हो जाती है।
या आप इसमें बना सकते थे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उद्योग जितना अधिक विकसित होगा वह राष्ट्र उतना ही अधिक विकसित होगा या उसकी अर्थव्यवस्था उतना अधिक तीव्र गति से विकास करेगी। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के क्षेत्रीय योगदान के अंतर्गत अब इंडस्ट्री है क्या? एक्चुअली में इंडस्ट्री देखो एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही तो है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी विनिर्माण क्षेत्र जो है, तो विनिर्माण क्षेत्र को भी हम थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। यानी मैन्युफैक्चरिंग एक प्रकार से वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि कच्चे माल को हम प्रोसेस करते हैं और हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने वाले प्रोडक्ट में बदल देते हैं। यानी इसको और अधिक आकर्षक बनाया जाता है, मूल्य वर्धन किया जाता है ना इसमें, और ये लार्ज स्केल पर किया जाता है। यानी इसका घर में प्रोडक्शन नहीं करते हैं, मशीनों के द्वारा प्रोडक्शन करते हैं, कई सारे लोग लगते हैं इसमें, ठीक है। इसी को हम एक प्रकार से सेकेंडरी इंडस्ट्री से भी कनेक्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट भी है, द्वितीयक क्षेत्र जिसे कहते हैं। प्राथमिक जो था, प्राथमिक में क्या आता है? प्राथमिक में आता है प्रकृति प्रदत्त चीजें, यानी इसमें कृषि है, इसमें वन है, इसमें खनिज है, और सेकेंडरी में इनका उपयोग करते थे और फिर उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक। तो द्वितीय गतिविधियों में काम करने वाले लोग जो हैं कच्चे संसाधनों को ये कंप्लीट प्रोडक्ट में यानी पूर्ण उत्पाद में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। चाहे वो आयरन एंड स्टील की बात हो, चाहे वो कारखाने की बात हो, चाहे शराब फैक्ट्री की बात हो, कपड़ा मिलों की बात हो, या फूड प्रोसेसिंग बेकरी आइटम बनाने की बात हो। तो इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्टर के श्रमिक बोलेंगे, ठीक। इसका तीसरा सेगमेंट है जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र में जहां श्रम है लेकिन इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें भी लगती हैं, तो वो भी इसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको आप छोड़ सकते हैं। लाइन लास्ट वाली है कि विनिर्माण उद्योगों के विकास का उपयोग किसी देश की आर्थिक ताकत यानी वो कितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है उसको कैलकुलेट करने में किया जाता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके आप इसको एज अ इंट्रोडक्शन और उसको डेफिनेशन डिफाइन के रूप में लिख सकते हो कि ये हमारी हो गई क्या? परिभाषा। डायरेक्ट आते हैं कि क्षेत्रीय योगदान क्या है, तो जीडीपी में इसका योगदान क्या है, हम उस पर सीधी सीधी चर्चा करते हैं, फिर आगे इसमें जोड़ते जाएंगे। पिछले 2 दशक की बात करें तो लास्ट जो 2 दशक मतलब 10 साल, डेकेड जिसे बोलते हैं, तो विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है लगभग 17% के आसपास रहा है। देश की आज़ादी के समय अगर हम देखें, 1950 के समय देखें, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी इसका जो कंट्रीब्यूशन था ये कम था, लगभग ये 11% के आसपास था। चूंकि ये जो डाटा है, डाटा लगभग करके लिखोगे तो आप पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, लगभग अप्रोक्स। अब उद्योगों ये 17% हम पिछले 2 दशक की बात कर रहे हैं, यानी कि ये समझ लो आप 2000 से 2010 और 2010 से 2020 ये जो करंट ईयर है ये यहीं के आसपास रहा है। इंडस्ट्री का 27% जो है, यानी कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। उसका जो 27% इसमें खनन, उत्खनन, बिजली और गैस का हिस्सा जो है 10% हो जाता है ना। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। भारत जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम तुलना भी तो करते हैं ना। तो पूर्वी एशियाई देशों के साथ अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो वो दर कम है। वहाँ पर 25 से 35% इसका कंट्रीब्यूशन होता है और हम अभी कहाँ हैं? 17%। ये जो इससे संबंधित डिटेल जानकारी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ ये वाली जो पॉलिसी आती है ना भारत में, औद्योगिक नीतियाँ और औद्योगिक विकास, उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि ये जो पूर्वी एशियाई देश जिनकी बात कर रहे हैं वो एशियन टाइगर कहलाए। हमारे जो शासन करने वाले लोग थे, जो नीति निर्माता थे, उन्होंने उस समय नहीं जागे, देर से जागे, तो जो लाभ हमें एलपीजी के मिलने थे काफ़ी देर से मिले हुए। ठीक है, तो पिछले दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, ग्रोथ रेट कितनी रही है एनुअली? तो 7% रही है। सरकार कहती है
नीति आयोग बताता है कि 12% की जो वृद्धि दर है वो हम नेक्स्ट अगले आने वाले 10 सालों में कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2003 से, जब से ये नई सेंचुरी लगी है, तब से प्रति वर्ष 9 से 10% की ग्रोथ रेट के साथ चल रहा है। आप पढ़ते होंगे, यदि 5 ईयर प्लान आपने पढ़े हैं तो उसमें भी ये टारगेट देते हैं कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट इतनी रहेगी, इंडस्ट्रियल की इतनी रहेगी, सर्विस सेक्टर की इतनी रहेगी, है ना। तो मानना ये है इकोनॉमिस्ट का, अर्थशास्त्रियों का, यदि सरकार जो है ठीक से एप्रोप्रिएट पॉलिसी, एप्रोप्रिएट इंटरफियर करती है तो उद्योग इंडस्ट्री जो है वो अपना ठीक से काम करेगी, बशर्ते कोई बीच में वैश्विक स्तर पर कोई गड़बड़ी ना हो जाए। अभी वर्तमान में कुछ वैश्विक स्तर पर गड़बड़ियां चल रही हैं, रूस और यूक्रेन फंसा हुआ है, इजराइल और उनका अरब देशों के साथ अपना क्लैश चल रहा है, भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में तख्ता पलट की कार्रवाई हो गई है, चीन का इंटरफेयर चल रहा है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पुश करती हैं किसको, हमारी इकोनॉमी को। ठीक, तो अगर सरकार ठीक से काम करेगी तो ये ग्रोथ रेट बढ़ने के बिल्कुल चांस हैं। जैसा अर्थशास्त्री सोच रहे हैं उसके आसपास हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और सरकार इसलिए क्या कर रही है, इसलिए उसने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद भी बनाई कि उद्योग जो है वो ठीक से काम कर पाए। अब आते हैं कि ये जो योगदान है इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कह लो, तो इस योगदान को कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट बना लेंगे, छोटी छोटी हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। जैसे पहला यहाँ पर पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि कच्चे माल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, ये क्या करता है कि प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट जो हैं उसको कच्चे माल के रूप में आवश्यकता होती है और उनको प्रोसेस करके फिर वो फर्निश्ड माल के रूप में बेचता है। तो कच्चा माल कितना और किस क्वालिटी का उपलब्ध है, इस पर निर्भर करती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यानी खनिज, कृषि उत्पाद, ये कच्चे, अगर चीनी बनानी है तो चीनी बनाने के लिए अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो उत्तर प्रदेश का नाम आता था। आज ये शुगर इंडस्ट्री जो है ये शिफ्ट कर गई है दक्षिण की ओर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। कारण ये है कि अगर भौगोलिक स्थिति आप देखते हैं तमिलनाडु की और उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, ये है इक्वेटर। समझने के लिए भारत इसके ऊपर आता है, तो इक्वेटर से नज़दीकी तमिलनाडु, महाराष्ट्र की ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश की दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दूरी बढ़ने से प्रभाव क्या पड़ता है कि जो गन्ना है ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय, ये जितना इक्वेटर के नज़दीक रहेगा उतने ज़्यादा गन्ने की मोटाई भी रहेगी, उसमें से निकलने वाले रस की मात्रा ज़्यादा रहेगी, नमी ज़्यादा रहेगी, और जितना आप इससे दूर हटते जाओगे ये चीज़ें कमी होती हैं। तो ऐसे करके कच्चे माल की उपलब्धता कितनी है उस पर निर्भर करता है। तो कच्चा माल अच्छी क्वालिटी का मिलता है और जहाँ जितना सस्ते में मिलता है, पास में मिलता है, तो वह उसी इंडस्ट्री को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, प्रोत्साहित करेगा। एक फैक्टर ये हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आप सेंटेंस के रूप में भी लिख सकते हो, हेडिंग और सब हेडिंग के जाल में नहीं उलझना चाहते हो तो। दूसरा फैक्टर काम करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए श्रम शक्ति, मेन पावर जिसे बोलते हैं, मसल पावर भी बोल सकते हैं, कि कार्य करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं किसी भी इंडस्ट्री में, जो वर्कर लगे हुए हैं वो कैसे हैं, स्किल्ड हैं, कुशल हैं या अकुशल। स्किल्ड का मतलब है वो अपने कार्य को करने में दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग लेने के कारण वो क्या कर रहे हैं कि कार्य ठीक से कर रहे हैं, उन्हें जो लक्ष्य दिए जाते हैं उनको प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है जो ट्रेंड नहीं है तो उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी, दक्षता इस कुशल की तुलना में कम होगी। तो श्रम शक्ति पर भी निर्भर करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का परफॉर्मेंस। तो इसी को सेंटेंस बना के लिख दो कि कुशल और अकुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता किसी क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। ओके, अगला आता है नेक्स्ट, बुनियादी ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। फंडामेंटल स्ट्रक्चर, कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कच्चा माल उस इंडस्ट्री तक पहुंच जाए, निर्मित माल बाजार तक पहुंच जाए, जो मशीनें चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा सतत रूप से बिना किसी ब्रेकडाउन के मिलती रहे,
कम्युनिकेशन हो जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीज़ें मिलें, यानी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, पानी, कम्युनिकेशन, तो ये बुनियादी ढांचा जितना अच्छा होगा, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है रेल से, रोड से, या शिप की बात करें ओशन से, ठीक, बंदरगाह से कितना पास है, कितना दूर है, बिजली 24 घंटे मिलती है, सस्ती मिलती है कि महंगी मिलती है। तो ये बुनियादी ढांचा अगर अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो इंडस्ट्री फास्ट ग्रोथ करेगी, रैपिड ग्रोथ करेगी। चीन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए अपना जो बुनियादी ढांचा है वो एक व्यवस्थित ढंग से बना करके रखा हुआ है। फिर आता है सरकार की पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। आज का युग, दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं। दो प्रकार की व्यवस्थाओं से मतलब क्या होता है कि देखो, ऐसे समझो, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म, और दूसरी जिसे हम साम्यवादी कह सकते हैं, कम्युनिस्ट। साम्यवादी में क्या होता है कि ऑनर ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधनों का मालिक जो है वो गवर्नमेंट ही होती है, उसी का मालिकाना हक है, इवन कितना यूज करोगे वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और पूंजीवाद में क्या होता है कि ऑनर ऑफ द रिसोर्सेज, यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं होती है, यहाँ पर एक प्रकार से पब्लिक होती है या निजी लोग होते हैं। तो अब आज के दौर में कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश ना तो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट है, जैसे चीन हुआ, पूर्व यूएसएसआर रहा, ये पहले साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश थे, लेकिन आज ये साम्यवादी से हट गए हैं। और ये भी कैसे हो गए हैं, ये इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी कल्चर को अपना रखा है। और जो पूंजीवादी, घोर पूंजीवादी देश थे, उन्होंने भी मिक्स्ड इकोनॉमी कल्चर को अपना रखा है। भारत ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हो जाता है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटिटी, यानी निजी लोग भी रहेंगे, सरकार भी, दोनों काम करेंगे। तो जब दोनों काम करेंगे तो ऐसे समय में आवश्यकता होती है कि सरकार की जो पॉलिसी है वो कितनी पब्लिक फ्रेंडली है, कितनी जो एंटरप्रेन्योर है और उद्यमी है उनके हित में बनाई गई है, कितने इंडस्ट्रियल सेक्टर के हित में बनाई गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की औद्योगिक नीतियां कितना प्रमोट करती हैं। भारत में टाटा ने नैनो कार बनाने के लिए अपना प्लान बनाया, तो वो अपनी फैक्ट्री लगाना चाह रहा था पश्चिम बंगाल, लेकिन वहाँ की सरकार ने विरोध किया। विरोध करने के कारण फिर उसने वहाँ पर अपना प्लांट नहीं लगाया, और गुजरात में जो उसकी इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री थी उसी के साथ एक यूनिट उन्होंने लगा दी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि राज्य सरकार की पॉलिसी जो है ये सपोर्ट में नहीं थी। अब जब सपोर्ट में नहीं होगी तो अगर वहाँ नया प्लांट लगता तो लोगों को रोजगार मिलता तो उनके लिए भी आवास, दुकानें, मॉल, स्कूल सब व्यवस्था होती ना। तो ये पॉलिसी कितनी फ्रेंडली बनाते हैं, औद्योगिक नीतियां कितनी अच्छी बनाते हैं जो कि सपोर्ट करे पब्लिक को भी, निजी लोगों को भी। अलग अलग प्रकार की जो छूट दी जाती है, टैक्स, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स भारत में 35% लगता था, अभी घटा करके 25 कर दिया। ये उद्योगों के विकास को प्रभावित करते हैं। राजनीति के कारण हम सुनते हैं ना कि निजी क्षेत्र में भी अब क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन किया जाएगा। रिजर्वेशन को लेकर के बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात आपको समझ लेना चाहिए। मैं यहाँ कास्टिज्म से हट के बात कर रहा हूँ, जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश में रिजर्वेशन यानी कि एक व्यक्ति 100 में से 100 नंबर लेके आता है और दूसरा व्यक्ति 100 में से 10 नंबर लेके आता है। अगर 10 वाले व्यक्ति को काम देंगे, 100 वाले को काम नहीं देंगे, तो काम पर, परफॉर्मेंस पर तो प्रभाव पड़ेगा। वेरी फ्रैंक, ठीक है। जिनको मिलता है रिजर्वेशन, हो सकता है वो ऐसा समझे कि मैं उनके विरोध में हूँ, नहीं, मेरा आपसे इससे विरोध नहीं है, ठीक है। तो अब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन अगर दिया जाता है तो प्राइवेट सेक्टर तो परफॉर्म बेस्ड काम करता है, उसके यहाँ तो टारगेट है, टारगेट जो पूरा करेगा उसको सैलरी मिलेगी, जो टारगेट पूरा नहीं करेगा उसे सैलरी नहीं मिलेगी। रिजर्व का मतलब ही हो गया कि मेरिट वाले सिस्टम को आपने साइड कर दिया है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये थोप दिया जाए, ऐसी पॉलिसी बना दी जाए कि नहीं, आपको तो रिजर्वेशन अपने यहाँ लागू करना पड़ेगा, देन वो लोग उस राज्य को छोड़ देंगे। अगर पूरे देश में ऐसे नियम बनाएंगे वो तो देश छोड़ देंगे, ऐसे देश में चले जाएंगे जहाँ मेरिट की बात हो। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। नेक्स्ट आता है
डिमांड ऑफ मार्केट, बाजार की मांग। बाजार में डिमांड जिस वस्तु की है, जिस प्रोडक्ट की है, उसी की सप्लाई की जाएगी। मान के चलो जैसे भारत जैसे देश में जहां दूध की नदियां बहती थीं, ऐसा हम सुनते रहते थे ना, उस दूध की नदियों वाले इसमें पानी की नदियां भी अब सूख गई हैं, यानी पीने का पानी भी अब हमें खरीदना पड़ता है। सोचने वाली बात है ना। तो पीने का पानी हमें खरीदना पड़ता है, यानी जो पैकेज्ड वाटर है वो लेना पड़ता है, या आप पैकेज्ड वाटर नहीं ले रहे हो तो घरों में भी आप आरओ लगाते हैं, आरओ की मशीन खरीद लेते हैं ना, क्योंकि ये डिमांड है। डिमांड है इसलिए कंपनियां इसको बनाएंगी। देशवासियों की डिमांड है, इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड है, तो चाहे घरेलू हो या वैश्विक ग्लोबल, तो वहां जैसी बाजार में मांग होगी उसी के अनुरूप इंडस्ट्री डेवलप होगी। आज डिमांड है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आधारित चीजें बने। आप देखते हो ना, एआई आधारित अब प्रोडक्ट आने लगे हैं, चाहे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ना हो, लेकिन दिखाने के लिए तो एआई आ रहा है। अब कल को पता चले कि रेस्टोरेंट में आप गए और आपने खाने का ऑर्डर किया, वो डिश लेके आ गए, अब वो बोलते हैं कि ये एआई बेस्ड फूड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तय करेंगे कि आपको क्या चाहिए था। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। खैर, बाजार की मांग के अनुरूप नेक्स्ट आता है नवाचार और प्रौद्योगिकी। नवाचार, इनोवेटिवनेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी नए विचारों का, नए तरीकों का प्रयोग करना, तकनीक का प्रयोग करना। तकनीक से हमारे कार्य जो हैं सरल हो जाते हैं, ये हमारे कामों को सिंप्लीफाइड कर देती है। तो नई तकनीकों का उपयोग, नवाचारों का उपयोग करके उद्योगों की उत्पादकता को और अधिक बढ़ा सकते हैं, इसको कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक बना सकते हैं, वैश्विक लेवल की कंपनियों से हम फाइट कर सकते हैं, उनसे अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं ना। क्लियर है? तो ये कुछ फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से संबंधित थे। अब क्षेत्रीय योगदान, भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो रीजनल कंट्रीब्यूशन है, इसको हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के नाम से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पश्चिमी भारत के कंट्रीब्यूशन को देखें, पश्चिमी भारत यानी महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे कुछ राज्य जो हैं, इन राज्यों में हमें देखने को मिलता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छे से काम कर रही है, आईटी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन सेक्टर में यहाँ के राज्य जो हैं वो अग्रणी है, एडवांस है। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये आगे है हमारे सिलेबस में, डिटेल में उस समय पढ़ लेंगे। तो इसकी वजह से इन राज्यों में इन्वेस्टमेंट होता है, इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, और इसलिए ये अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि एरोस्पेस से जुड़े, जैसे बेंगलोर में है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेंगलोर एक प्रकार से हब बना हुआ है ना, आईटी, यहाँ पर भी ऑटोमोबाइल, तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा ये क्या कर रहे हैं, एडवांस लेवल के हैं। आज स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेट और कुछ स्टेट के शहर ज़्यादा अच्छे से, जैसे बेंगलोर जो है, यहाँ पर स्टार्टअप बहुत ज़्यादा आईटी बेस्ड है, कई सारी कंपनियां जितनी है स्टार्टअप हमें वहीं पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये भारत के एक प्रकार से अलग अलग आप दिशाओं को लेकर के भी बताने जा रहे हो। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली भी ले सकते हो इसमें, हालांकि दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भी रख सकते हो। यहाँ किस प्रकार की इंडस्ट्री देखने को मिलती है, तो एमएसएमई है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देख, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमें देखने को मिलती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की वजह से, हालांकि टेक्सटाइल का महाराष्ट्र और गुजरात में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश ज़्यादा है। इसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर कई सारी योजनाएं, डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर बना रही है, यानी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जाए, है ना। पूर्वी भारत की बात करें, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो ये वो राज्य हैं जहाँ पर मिनरल्स यानी खनिज जो हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है, उनका भंडार बहुत ज़्यादा है। तो इस जगह हमें, और नॉर्थ ईस्ट में जैसे असम में चले जाओ तो पेट्रोकेमिकल्स ये भी आ जाता है, तो ये एडवांस लेवल पर है।
तो आपने क्या किया, आपने भारत के चारों दिशाओं के हिसाब से कुछ कुछ एग्जाम्पल और कुछ कुछ उन एग्जाम्पल में वो जिस इंडस्ट्री में वो आगे थे नाम बता दिए, जरूरत पड़ने पे आप लिख सकते हो। अब यहाँ ये थोड़ा अलग से समझ लेंगे, इसमें तो सिर्फ मैंने लिख दिया है कि सरकार के द्वारा जैसे योजनाएं बनाई जाती है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, डिजिटल, तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, ये भी इंडस्ट्री को, यानी इसमें इनोवेटिव आईटी, इनोवेटिव आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम रैपिड ग्रोथ करना चाहते हैं, हर सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित विशेष है इसलिए ऐसा। ठीक है, चलो अब बात आती है कि मान लो ऐसा पूछ लें कि जो औद्योगिक क्षेत्र है इससे आखिर लाभ क्या होते हैं, इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है हमारे देश को, तो विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं, जनरल से बेनिफिट है, आप उनको हाईलाइट कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे पहला आ गया रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो उद्योगों के विकास से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। ये तो नेचुरल सी बात है, कहीं पर भी इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो लोगों को काम पर रखा जाएगा, स्किल्ड लोग भी चाहिए, अनस्किल्ड भी चाहिए, स्किल्ड लोगों को उसकी योग्यता के हिसाब से जॉब मिलेगी, अनस्किल्ड को उसकी योग्यता के हिसाब से जॉब मिलेगी, काम करते करते वो भी स्किल्ड हो जाएगा तो उसको भी प्रमोशन मिलेगी। तो रोजगार का सृजन है, सभी लोगों को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती ना। एक दूसरा क्या होता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से लोगों की आय में, इनकम में वृद्धि होती है। उद्योगों के विकास से लोगों की, भाई सैलरी है, जैसे एक व्यक्ति दिहाड़ी पर काम करता है, 300, 350, 400, 500 रुपये कमा लेगा, दिन भर मेहनत करेगा, कोई उसका प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, बीमार होने पर कोई सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो इंडस्ट्रियल वर्कर के रूप में भी काम करता है, वहाँ पर लेबर के रूप में काम करता है, तो उसका कुछ ना कुछ पीएफ प्रोविडेंट फंड बनेगा। आजकल तो सरकार एनपीएस, नेशनल प्रोविडेंट फंड, और जो पेंशन स्कीम चला रही है उसमें कुछ योगदान नियोक्ता को और कुछ एम्प्लॉय दोनों देते हैं, तो बाद में उसके बेनिफिट मिलते हैं, इंश्योरेंस भी किया जाता है, दुर्घटना में काम आता है, बीमारी में सहायता मिलती है, तो लोगों की आय में वृद्धि होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ से। फिर आता है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, सकल घरेलू उत्पाद जो है, तो सकल घरेलू उत्पाद, आज हम उदाहरण दिया था कि आज हमारे जीडीपी का लगभग 19% जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, यानी इनकम बढ़ती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर तकनीकी विकास, नए नए प्रकार की मशीनें लेकर आता है, नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजी लेकर आता है, जिससे हम और हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों का मुकाबला कर पाते हैं, दूसरे देशों के साथ कॉम्पीट कर पाते हैं ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बुनियादी ढांचे का विकास होता है, कहीं फैक्ट्री लगा दी है तो वहाँ तक कनेक्टिविटी के लिए सड़क बनाई जाएगी, रेलवे ट्रैक से संपर्क किया जाएगा, वहाँ तक बिजली पहुँचाई जाएगी, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा, वहाँ पर बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सेक्टर की स्थापना की जाएगी, उसमें जो लोग काम करते हैं उनके लिए बाजार की व्यवस्था की जाएगी, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट की व्यवस्था की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बुनियादी ढांचे का विकास होगा और जिससे दूसरे लोगों को भी, यानी समाज के दूसरे जो सेक्टर है उसको भी तो बेनिफिट प्राप्त होते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे आप इनके बेनिफिट्स बता सकते हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बेनिफिट हो गए, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। वैसे ही इस सेक्टर के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। जनरल से चैलेंज बताएं, आप इसमें जोड़ करके और लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बुनियादी ढांचे का अभाव, ये सबसे बड़ी समस्या है भारत में, कि यहाँ इंडस्ट्री तो लगाना चाहते हैं, यहाँ पर विदेशी लोग निवेश भी करना चाहते हैं, देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो भी निवेश करना चाहते हैं, मगर वो निवेश क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बुनियादी सेवाओं का अभाव है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस कारण से वो अपनी इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं लगाना चाहते हैं। इंडस्ट्री तो लगा दी, अब उनके प्रोडक्ट ना तो कच्चा माल पहुँच पा रहा है, ना निर्मित माल को बाजार मिल पा रहा है। फिर क्या आज की ज़रूरत है कि अगर स्किल्ड लेबर है तो काम अच्छे से हो जाएगा, कम खर्च में अधिक काम होगा, तीव्र गति से काम होगा, तो वो लेबर की हमारे पास कमी है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल्ड प्रोवाइड नहीं कराता है, वो सिर्फ डिग्रियां देने का काम करता है। डिग्रीधारी लोग हैं। एक फनी सा कि जो व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो आगे चल करके वो डॉक्टर ही बनेगा ना। 99% चांस है कि वो डॉक्टर ही बनेगा, क्योंकि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति लॉ कर रहा है तो 99% चांस है कि वो लॉयर बनेगा, वकील बनेगा। 99%, 1-2% कम भी कर लो, ठीक है ना। और कोई व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो आगे चल करके 2% चांस है कि वो इंजीनियर बनेगा। वो क्या बनेगा? वो क्लर्क बनेगा, वो पुलिस में जाना चाहेगा, वो सिविल सेवा में जाना चाहेगा, वो दुकान खोल लेगा। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर की कमी है ना। ये बड़ा चैलेंज है, ठीक है। फिर आता है कि एनवायरनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। मशीनें क्या करती हैं? मशीनें बाई प्रोडक्ट के रूप में जहरीली गैसें छोड़ती हैं, जहरीला धुआं छोड़ती हैं, जहरीला जो सॉलिड वेस्ट है, जहरीले जो लिक्विड वेस्ट है उनको छोड़ती हैं। ये सब हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो पर्यावरण भी एक मस्ट एसेंशियल चीज़ है ना, स्वच्छ पर्यावरण रहे। तो उद्योगों के विकास के लिए बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। उद्योग इंडस्ट्री लगा दी, अब पर्यावरण को ध्यान में रख कर के आदेश दे दिया कि आपको ये इंडस्ट्री अब बंद करनी पड़ेगी या यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगी। आदेश तो दे दिया, लेकिन जिसने इंडस्ट्री लगाई है उसकी शिफ्टिंग पर उसका तो खर्चा होता है ना, या बंद करनी पड़ेगी। ये बड़े प्रॉब्लम है, नॉर्म्स जो। फिर आता है भारत में वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं कि भारत के उद्योग, अब चूंकि इकोनॉमी हमारी कैसी हो गई है, ग्लोबलाइज्ड हो गई है। एलपीजी की वजह से अब हम पूरे विश्व के दूसरे देशों से भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट विश्व के दूसरे देशों के प्रोडक्ट से बेहतर नहीं होंगे तो कोई भी आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, ना देश में खरीदेगा, ना देश से बाहर आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो चैलेंज है अच्छे प्रोडक्ट बनाना, और अच्छे प्रोडक्ट बनाओगे तो बहुत ज़्यादा रेट में भी नहीं बेच सकते। आखिर आपको मुकाबला तो करना ही है ना, दूसरे प्रतिस्पर्धी के बराबर या उससे कम में बेचने पड़ेंगे। तो ये चुनौतियां हैं, और भी कुछ चुनौतियां आप अपने हिसाब से इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक, यानी उद्योगों का क्षेत्रीय योगदान अर्थव्यवस्था। अगले लेक्चर के लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो, नहीं लग रहे हैं डिसलाइक कर दो, शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ, और कोई डाउट है तो कमेंट करके छोड़ दो। आप हमें फेसबुक पे, एक पेज है हमारा, फेसबुक पे एक ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, और हमारी जो वेबसाइट है उससे जाकर आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भी कर सकते हो। हाइब्रिड मोड में ये क्लास चलती है, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन साइमल्टेनियस, ठीक है। तो अभी इसमें हम पेपर 3A इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे। पहली यूनिट चल रही है और स्टार्ट करने वाले हैं आपके सामने। आज ही आपको एक लेक्चर मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, मैं शाम तक उसको आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच।